चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्स से रिलेटेड है। कल थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारा हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज का टॉपिक हमारा है नेचर में जो जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला मैकेनिकल फोर्स कहता है फोर्स एक्सर्टेड बाय लिविंग और एक्टिव ऑब्जेक्ट। जितने भी लिविंग और एक्टिव ऑब्जेक्ट्स के कारण जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसको हम लोग मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, और ये किसी भी टू बॉडीज के बीच में, यूनिवर्स में जो है उसके बीच में एग्जिस्ट करता है। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, लॉन्ग रेंज है। ये एटॉमिक रेडियस 10 टू द पावर -10 मीटर से इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। लॉन्ग रेंज है और सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो अर्थ है और अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ के अराउंड सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है वो है जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, थोड़ा सिस्टम हैंग कर गया। एक मिनट, रीस्टार्ट कर ले। कभी कभी हैंग कर जाता है। रीस्टार्ट होने में थोड़ा टाइम भी लगाता है। टेम्परेचर ज्यादा हो जाए कभी किसी दिन क्लासरूम का, तो उसी तरह से ये हैंग भी करता है। टाइम अरेंज हुआ? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम आया करो ना, ये तो पता चलेगा क्या पढ़ाई हो रही है, और हम संडे को टाइम निकाल के कर लेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। जब आदर्श तैयार है तो सब तैयार है। आदर्श को ही हम लोग फॉलो करते हैं। आदर्श का मतलब आइडियल। हाँ, अब देखो यहां पर हम लोग पढ़े हैं कि जो भी नेचर में फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में। तो पहला हमारा यहां पर मैकेनिकल फोर्स है।
तो कहता है फोर्स एक्सर्टेड बाय लिविंग और एक्टिव ऑब्जेक्ट्स। और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन द हेवी बॉडीज, या कह सकते हैं कि जितने भी यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लगता है, जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़े थे। इस फोर्स का नेचर क्या होता है? ये वीक फोर्स है। दूसरा ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब है एटॉमिक डिस्टेंस, एटॉमिक रेडियस 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। इससे ये इंफिनिटी तक जाता है, रेंज ये। दूसरा ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब जैसे अर्थ है, अर्थ के अराउंड सन का रिवॉल्यूशन हो रहा है। अब सॉरी, सैटेलाइट नॉट सन, बाय मिस्टेक निकल गया, ये ब्लंडर है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सॉरी। तो सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो जी, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट बाई आर स्क्वायर हो गया। ये जो फोर्स लग रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों के बीच अट्रैक्शन। इसको बैलेंस करता है इसके अलोंग लगने वाला फोर्स, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो रेडियस के अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, इसलिए इसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर के टुवर्ड्स होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंट्रल फोर्स। ठीक, यहां तक आ गया समझ में? नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स है। ये कहता है कि दो बॉडी के बीच में जब कांटेक्ट होगा, मान लो एक ग्राउंड पर एक ब्लॉक को मूव करा रहे हैं, तो ग्राउंड और बॉडी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, कांटेक्ट हो गया, तो ये ब्लॉक मूव कर रहा है ऐसे, तो ग्राउंड भी क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है जो इसके मोशन को अपोज करता है, और इसका नाम क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। आ गया समझ में? ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से इसको। हो गया, चल गुड। अब आ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट फोर्स कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों हो गए, ठीक। और ये अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव होता है। तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन, अब प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन, ठीक है। जो फोटॉन्स होते हैं वो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के कारण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाए न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स लगता है बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, ठीक। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। उसके बाद है वीक फोर्स। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच लगता है। अब एलिमेंट्री पार्टिकल हम लोग क्या क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन।
इसके अलावा भी बोसॉन्स होते हैं, लेप्टॉन्स होते हैं, फर्मियंस होते हैं। तो ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, बोस। ठीक है, अब ये वीक फोर्स का एग्जिस्टेंस ये क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए है। और जब न्यूक्लियस में चेंजेस होने लगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनाने लगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाने लगे, तो वीक फोर्स लगेगा। जितने भी फोर्स हम लोग पढ़े बेसिकली चार ही हैं। पहला हमारा ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर और वीक। इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हो गया, न्यूक्लियर। अब ये एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर क्यों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। मान लो एक सिंपल, तो न्यूक्लियर साइज का वैल्यू 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। एटॉमिक साइज का वैल्यू 10 पावर -10 मीटर होता है। और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द साइज। तो जितना आर का वैल्यू कम होगा उतना फोर्स लार्जर होगा। चेक करो, इस दोनों में से आर का वैल्यू किसका स्मॉलर है, इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। हो गया, नोट कर लिए यहां तक। अब आ जाओ नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कहता है कि जब भी किसी बॉडी को किसी सरफेस के अगेंस्ट हम प्रेस करते हैं, या सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि वेन एवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, अ फोर्स कम्स इनटू प्ले या फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्ट, और वो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, ये सरफेस है, इस सरफेस पर एक ब्लॉक को प्लेस किया, तो सरफेस और ब्लॉक के बीच कांटेक्ट हुआ। तो जहां कांटेक्ट है, ये इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा डायरेक्टेड अपवर्ड, और इसी को हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक, मान लो एक ब्लॉक है, उसके ऊपर दूसरा एक ब्लॉक है, तो इन दोनों के बीच में भी कांटेक्ट होगा, और ये कांटेक्ट फोर्स इस तरह से एक्ट करेगा। दोनों के बीच जो कांटेक्ट है वहां
और फिर ग्राउंड से भी एक फोर्स एग्जर्ट होगा आउटवर्ड। इसी को यहां पर हमने शो किया कि जैसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यह ब्लॉक है, तो यह सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है और वो डायरेक्टेड आउटवर्ड नॉर्मल। इसी तरह से एक वर्टिकल वॉल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो वॉल भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है नॉर्मल। तीसरा, इंक्लाइन सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये इंक्लाइन प्लेन इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है। अब इसी को हम अलग से डायग्राम बना रहे हैं। अभी वाले फर्स्ट डायग्राम में ऐसे ब्लॉक है, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा। इसमें ऐसे सरफेस है और ये ब्लॉक है, तो ये सरफेस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल ऐसे लगाएगा। ये इंक्लाइन सरफेस है, इस पर ब्लॉक ऐसे है, तो ये इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल ऐसे लगाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा हर कंडीशन में। आ गए समझ में? अब इसके कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखो, ए और बी दो ब्लॉक एक दूसरे से अटैच है, तो कैसे नॉर्मल? तो यहां पर एक बी पर नॉर्मल लगा और फिर ए पर लगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लें अपने तरीके से। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, इन दोनों के बीच कांटेक्ट है, नाम दे दो N1। ग्राउंड से कांटेक्ट है तो ग्राउंड वाला N2 लगाया। बी वाले को अलग करो, बी वाले पर एक एरो N1 ऊपर लग रहा है और इसका अपना वेट होगा MB इंटू जी। अब ए पर आ जाओ, ए ब्लॉक पे इस N1 का ये वाला एरो वर्टिकली डाउनवर्ड, फ्लोर के द्वारा ग्राउंड के द्वारा N2, और इसका ब्लॉक का मास MAG। इस तरह से हम लोग डायग्राम में शो करेंगे। आया समझ में? एक एक पार्ट को हम लोगों को इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। हो गया? नेक्स्ट, अब यहां पर एक बॉल है इस सरफेस पे, नॉर्मल बताओ। बहुत इजी, ये वाला सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा N1, ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा N2। क्लियर? हो गया? नेक्स्ट, ये ड्रॉ कर लिया, करो जल्दी से। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये
इसी का पार्ट है, और ये इक्वल एंड अपोजिट, इस पर जो लग रहा है वो दिखा रहे हैं। हम लोग बॉडी पर ही देखेंगे। अब ये इंक्लाइन सरफेस है, इस पे लगने वाला नॉर्मल, ये सरफेस, इस सरफेस से इस पर एक नॉर्मल, और फिर ये एक सरफेस, इस पर एक नॉर्मल, जहां जहां कांटेक्ट है। आ गया समझ में नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका? क्लियर है 100%? चलिए, तो वही यहां पर ड्रॉ किया। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट कहता है कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स कहता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फोर्स का कांस्टेंट होगा। ठीक, जैसे दो ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स है। ब्लॉक M1, ब्लॉक M2 कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसका सेम है। इसका मतलब स्ट्रिंग में जो लगने वाला टेंशन है वो कांस्टेंट फोर्स ही कहलाता है। एक ब्लॉक को हम किसी स्ट्रिंग के हेल्प से हैंग कर दे तो एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा जिसको हम लोग टेंशन कहेंगे। हो गया? अब नेक्स्ट है फ्री बॉडी डायग्राम। ये कहता है एक ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि बॉडी के ऊपर जो भी फोर्स लग रहे हैं वो हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहां पर दो ब्लॉक है। अब दोनों के बीच लगने वाले फोर्सेस को हम लोग ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से अटैच है और इसको हम फ्री भी करेंगे। तो जैसे यहां पर ये दोनों ब्लॉक अटैच है, यहां मान लो एक अप्लाइड फोर्स F एग्जिस्ट किया। इन दोनों के बीच जो कांटेक्ट है उसको हम F डैश से मेजर कर दें, F डैश से रिप्रेजेंट कर दें। अब हर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस पे लगने वाला अप्लाइड फोर्स F ऐसे लगा। ये वाला जो रिएक्शनरी है F डैश ऐसे लगा। ठीक है, यहां तक नॉर्मल ग्राउंड के द्वारा लग गया N और इसका वेट mg ऐसे लगा। अब आ जाओ बिगर ब्लॉक। बिगर ब्लॉक पे F डैश इक्वल एंड अपोजिट, तो यहां F डैश का ये वाला पोर्शन हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला F डैश ऐसे एक्ट करेगा, और नॉर्मल इसका N और वेट इसका mg ऐसे एक्ट करेगा। आगे समझ में 100%? इरेज करें। अब देख लो एक बार हम लोग अपने डायग्राम्स। ये F अप्लाइड है, इस पे एक नॉर्मल लगा,
अप्लाइड फोर्स F और रिएक्शनरी या दोनों के बीच का कांटेक्ट F डैश। फिर इस वाले पर आ जाए, कैपिटल M पर रिएक्शनरी या इन दोनों के बीच का F डैश, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल अपवर्ड। आ गया समझ में? क्लियर? तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। कल लामिस थ्योरम पढ़ाएंगे और प्रॉब्लम कल से स्टार्ट हो जाएगा इसका।